हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेटोलॉजी और ये हमारा क्लाइमेटोलॉजी का सेकंड क्लास है। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट क्लास जो है वो देख ली होगी। देखिए, सेकंड क्लास जो है हमारा वो हम लोग ओजोन से शुरू करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओजोन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है। मैंने क्या बताया था, ओजोन का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि हमारी जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन तो पहले से अवेलेबल है ना। कितना परसेंट है, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, कितना परसेंट है, 21% है, करेक्ट। तो जो ये ओजोन है वो कैसे बनेगी, वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उससे, और उसमें मान लीजिए एक और ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है, तो मिलकर क्या बना रहे हैं, O3, जो कि आपका ओजोन है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन का एक अणु है वो तो इसको कहीं से भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी मिल सकता है, या फिर मान लीजिए ऑक्सीजन जब टूटेंगे और दो पार्ट में डिवाइड होंगे तो उससे भी मिल सकता है। इस वजह से क्या बनाते हैं, ये ओजोन बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि लिखना कैसे है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से निर्मित होता है, जो कि मौसम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है। यानी कि जो मौसम है उस पर इम्पैक्ट बहुत पड़ता है ओजोन का। कैसे, जो कि वायुमंडल के आयतन में 0.0006% से भी कम पाया जाता है। ये जो वैल्यू है ये आप लोगों को याद रखना है कि ओजोन कितने परसेंट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है कि और यह वायुमंडल में असमान रूप से वितरित है। यानी कि जो ओजोन है वो बेसिकली हर जगह पे क्या है, अलग अलग जो है वो मात्रा में विद्यमान है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वहाँ पर ओजोन का बहुत ज़्यादा डिप्लेशन हो रहा है ना, ओजोन लेयर का डिप्लेशन आप लोगों ने सुना भी होगा। तो वहाँ ओजोन लेयर क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जो कि 15 या 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य प्रमुख रूप से पाया जाता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि 50 किलोमीटर से अगर आप ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर ओजोन का जो लेयर है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यद्यपि यह गैस जो है वो 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, लेकिन निचले भागों में इसकी जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। यानी पृथ्वी का जो ये वाला जो सरफेस एरिया है, जैसे मान लीजिए ये सरफेस एरिया पृथ्वी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ओजोन का जो मात्रा है वो ज़्यादा दिखेगा, लेकिन अगर आप ऊपर की ओर चले जाएंगे 50 किलोमीटर तक के एरिया में तो आप लोगों को ओजोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ओजोन का मात्रा। ये आप लोगों को समझना है। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि यह जो गैस है वो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य अधिक सघन रूप में मौजूद है, और यह गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को रोकने का कार्य करती है, जिससे कि धरातल पर क्या होता है, चर्म रोग, नेत्र विकार आदि से सुरक्षा मिलती है। मैंने एक बात आप लोगों को पढ़ाया था कि जो ओजोन लेयर है अगर वो पतला होते जाएगा तो सनलाइट का जो हानिकारक किरण है वो हमारे स्किन को क्या करेगी, डैमेज करेगी, जो कि वर्तमान में कर भी रही है। अभी हाल ही में आप लोगों ने एक रिपोर्ट पढ़ा होगा, WHO का रिपोर्ट आया है कि जो सनस्क्रीन है वो हमारे लिए मेडिसिन के रूप में अभी काम करता है। मतलब वो मेडिसिन जितना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा WHO ने अभी रिपोर्ट जारी किया हाल ही में। तो ये छोटे छोटे जो आर्टिकल आते हैं, जो रिपोर्ट आते हैं, एडिटोरियल आते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करें ना, किस तरीके के आर्टिकल को बिल्कुल पढ़कर उसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि सुपरसोनिक जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर, डीओफ इत्यादि क्या होता है, इत्यादि के वित्तीय निश्रित, यानी कि उससे निकलने वाला जो CFC है वो ओजोन परत को क्या कह रहा है, क्षति पहुंचा रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो घर में हम AC यूज़ करते हैं या फ्रिज यूज़ करते हैं उसमें से कौन सी गैस निकलती है, CFC। बहुत से वन डे एग्जाम में भी पूछा जाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये ओजोन परत को क्या करता है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। फिर आगे देखिए, जिससे कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे इसमें लिखा है उसके फलस्वरूप ओजोन परत के क्षरण को बचाने हेतु ही वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर वैश्विक सहमति बनी थी। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना वो बेसिकली ओजोन डिप्लेशन को बचाने के लिए एक
वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, सहमति है, ठीक है, जो कि कब आया था, 1987 में। और मैंने आप लोगों को जो पिछली क्लास है उसमें क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, जिसका मेन जो उद्देश्य था वो था कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, उसकी मात्रा को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल कौन से ईयर में आया था, याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है 1997 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। ये सारे इंपॉर्टेंट जो डेट है वो बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए जल वाष्प, जल वाष्प हमारे वायुमंडल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, मैं आप लोगों से अगर एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोगों को पता है कि नहीं, मान लीजिए ये पृथ्वी का सरफेस है, सरफेस से आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो जल वाष्प बढ़ेगा या घटेगा, मुझे इतना बताइए, बढ़ेगा या घटेगा। आप लोगों को क्या करना है, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाना है। तो याद रखिएगा कि जब आप पृथ्वी की सतह से बिल्कुल ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा जो जल वाष्प यानी वाटर वेपर जो होता है उसकी मात्रा क्या होती है, वाटर वेपर की मात्रा कम होती है। क्यों वाटर वेपर की मात्रा कम होती है, बता सकते हैं? देखिए, इसके पीछे बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है कि जो वाटर वेपर है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। वाटर वेपर वहाँ पाया जाएगा जहाँ की जल होगा, जहाँ समुद्र होगा, समुद्र के साथ साथ वहाँ पर क्या होगा, सनलाइट होगा, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, धरती पर होगा, भूभाग पर होगा, क्योंकि हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ तो कोई समुद्र नहीं है। समुद्र, मान लीजिए कि ऐसा बोला जाता है कि जो वाटर का जो बूंद होता है, ठीक है, जो बारिश होती है ऊपर कहीं ना कहीं क्या होता है, बर्फीला जो है वो क्या कर लेता है, आइस बना लेता है, आइस बना लेता है, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पित होकर जो है वो बारिश के रूप में गिरता है। लेकिन कब गिरता है, सनलाइट होना चाहिए, लेकिन एक लेयर के अंदर, मतलब अगर आप उससे भी ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या नहीं मिलेगी, हीट नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको हीट ही नहीं मिल रही है तो जल वाष्प कैसे बनेगा, बताइए, नहीं बन पाएगा। इसीलिए जब आप पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इतना समझ में आया आप लोगों को? और बाकी मैंने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हालांकि पिछले क्लास में पढ़ाया भी है कि पृथ्वी पर आने वाली जो सूरज की किरणें होती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती हैं, और जो किरणें वापस जाती हैं पृथ्वी से वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जाती हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना है आप लोगों को। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी के कौन से भाग में जो है वो जल वाष्प होता है, ठीक है, जल वाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्या होती है, भूमध्य रेखा के बीच। क्योंकि जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, पोलर एरिया, चाहे आप नॉर्थ में जाएं चाहे आप साउथ में जाएं, याद रखिएगा अगर आप नॉर्थ में भी जाते हैं या फिर साउथ में भी जाते हैं वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पोलर एरिया होता है वो तो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो वहाँ जल वाष्प की मात्रा कैसी होगी, कम होगी। देखिए ये वाला जो यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप से लिखा हुआ है ना, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य की प्राप्ति जो है वो अनुक्रमानुपाती होती है वाष्पीकरण के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सूर्य की प्राप्ति अगर, मतलब सूर्य की जो ताप है उसकी प्राप्ति अगर ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। सूर्य का जो ताप है वो कम आएगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम होगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दें या यूपीएससी का, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे बिल्कुल ऐसे वाले। ज्योग्राफी का है मेनली, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इसमें आप सोचेंगे कि रट के कुछ हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, थ्योरी भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को मेंस में तो आंसर राइटिंग ही करना है। यहाँ लिखा है कि जल वाष्प गैस का जो निर्माण है वो वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जल के गैसीय रूप में रूपांतरण से होता है। ध्यातव्य है, यानी कि हमें पता है कि जो सूर्य का ताप है उसकी प्राप्ति एवं वाष्पीकरण के मध्य समानुपाती संबंध होता है। अतः स्पष्ट है कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा ताप पर आधारित होती है, और जल वाष्प सामान्यतः वायुमंडल में 0 से लेकर 4 या 5% तक हो सकती है। इस बात को याद रखना है। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब उसके बाद की जो थ्योरी है अगर मैं इसको केवल रीड भी कर दूं तो ये आप लोगों को समझने में कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी।
आगे देखिए, गर्म तथा उष्ण आर्द्र कटिबंधों में वायु के आयतन का लगभग 4%, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे क्षेत्रों और मरुस्थल जैसे शुष्क प्रदेशों में जल वाष्प वायु के आयतन का 1% से भी क्या होता है, कम होता है। जब भी आप विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाएंगे, विषुवत वृत्त क्या है, ये विषुवत रेखा है जिसे आप भूमध्य रेखा बोल रहे हैं, उससे अगर आप पोलर एरिया यानी ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य ताप की प्राप्ति में क्या होगा, कमी होगा। सबसे ज़्यादा सूर्य ताप की प्राप्ति कहाँ होती है, भूमध्य रेखा के पास होती है। बाकी अगर आप जैसे मान लीजिए सूर्य आइए तो ये तिरछी पड़ जाएगी ना, अगर ये पोलर एरिया में जाएगी तो सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेगी तो उसका ताप ज़्यादा होता है, सूर्य की किरणें अगर तिरछी पड़ेगी तो उसका ताप कम होता है। यही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लग रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य की ताप की प्राप्ति में कमी होगी, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर में भी क्या होगी, कमी होगी, जिससे कि जल वाष्प की जो मात्रा होगी उसमें भी क्या होती है, कमी आती है। यहाँ पर आपको मेन रीज़न दे दिया जो मैं उतने टाइम से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी। अब आगे चलते हैं। देखिए, धरातल यानी कि पृथ्वी से लगभग 5 किलोमीटर तक कुल वायुमंडलीय वाष्प का 90% भाग पाया जाता है, जबकि जल वाष्प वायुमंडल में 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। आगे देखिए, जल वाष्प जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की भांति ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, क्योंकि यह गैस परावर्तित दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण हेतु पारदर्शी नहीं होती, इसीलिए इसे प्रदूषणकारी गैस के रूप में जाना जाता है। देखिए, इस बात को याद रखिएगा कि जो जल वाष्प होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की ही भांति ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। कहने का मतलब, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करते हैं, सूरज से आने वाले जो रेडिएशन है उसको स्टोर कर लेते हैं और बाहर नहीं जाने देते हैं पृथ्वी के मतलब वायुमंडल के एरिया से। तो इस वजह से पृथ्वी हीट हो जाती है। तो पृथ्वी को हीट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने पढ़ाया था ये। वैसे ही सेम टू सेम जल वाष्प भी सेम यही काम करता है। वो क्या करता है कि जो बेसिकली जो तरंग है, ठीक है, मतलब जो कि सूर्य का जो तरंग है उसको क्या कर लेती है, ये स्टोर तो कर लेती है जल वाष्प, लेकिन उसको वो बाहर नहीं जाने देती है वायुमंडल से, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्रदूषणकारी गैस के रूप में आपके सामने आती है। अब आगे देखिए, वाष्प के कारण ही सभी प्रकार के संघनन एवं वर्षण की प्रक्रिया होती है। बादल, तुषार, जल वृष्टि, हिम, ओला इत्यादि जल वाष्पों के संघनन के विभिन्न रूप हैं। फिर आगे देखिए, वायुमंडल में समस्त जल वाष्प का लगभग 0.001% जल वाष्प सुरक्षित रहता है। आगे देखिए, धूल के कण यानी कि डस्ट पार्टिकल और सॉलिड पार्टिकल। तो क्या लिखा हुआ है कि वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों की जो उपस्थिति है वो पाई जाती है। यह छोटे कण समुद्री नमक, धुएं की कालिख, ये कालिख लिखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ एक कालिख होगा, जो धुएं की कालिख होती है, या फिर महीन मिट्टी, राख, पराग कण, उल्का पिंडों के टूटे हुए भाग इत्यादि कण निकलते हैं। किससे निकलते हैं, वायुमंडल की उपस्थिति में, ठीक है, बहुत से ऐसे कण निकलते हैं जो कि प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में ही क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यानी अगर आप पृथ्वी के निचले वाले वायुमंडल का हिस्सा देखेंगे तो वो ज़्यादा प्रदूषित है, फिर आप जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे ना वो कम प्रदूषित होता है। अब आगे देखिए, धूल के कणों का सर्वाधिक जमाव जो है वो उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की वायु की शुष्कता अधिक होती है, जबकि विषुवतीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों में धूल कण की मात्रा क्या होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। ये बात तो आप लोगों को भी पता होगा, जैसे जो जम्मू कश्मीर है आप लोगों ने देखा होगा कि वो थोड़ा क्या है, विषुवत रेखा से ऊपर की ओर है, तो वहाँ पर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स जो है वो कम है। अब आगे देखिए, धूल के कण और नमक के कण आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। जैसे कि बादल, बूंद, कोहरा, वर्षा आदि इन्हीं का क्या होता है, प्रतिफल होता है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सूर्य से आने वाली किरणों में प्रकीर्णन धूल के कणों के कारण ही होता है, जिससे कि आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ सूर्योदय एवं सूर्यास्त तथा गोधूली के समय नयनाभिराम रंग दिखाई देता है।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वायुमंडल की संरचना। आप लोगों को पता है कि वायुमंडल की जो संरचना है वो मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज क्षोभ मंडल, जिसे आप ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ठीक है। फिर समताप मंडल, जिसे आप स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। फिर मध्य मंडल, जिसे आप मेसोस्फियर बोलते हैं। फिर होता है आयनोस्फियर, आयन मंडल। उसके बाद है थर्मोस्फियर, जिसे आप बोलते हैं बहिर्मंडल, ठीक है। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगर आप पृथ्वी का जो धरातल है उससे ऊपर की ओर जाएंगे तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है ना, एक हद तक, उसके ऊपर नहीं, ठीक है। ये भी एक लिमिट तक होता है, उसके ऊपर नहीं। अब देखिए सबसे पहले तो इतना आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। समताप मंडल में जाएंगे तो इंक्रीज होगा। मध्य मंडल में जाएंगे तो टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होगा। सबसे ज़्यादा डिक्रीज इवन मध्य मंडल में ही होता है। फिर अगर आप आयन मंडल में जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बहिर्मंडल में जाते हैं तो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर आगे देखिए, धरातल से वायुमंडलीय की बाह्य सीमा तक इसकी कुल ऊंचाई को निश्चित कर पाना क्या होता है, संभव नहीं है। किंतु विद्वानों के अनुसार वायुमंडल का जो विस्तार है वो कितना है, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। अब देखिए क्षोभ मंडल पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल काफ़ी छोटा सा है। इसमें बेसिकली है कि क्षोभ मंडल को हम क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, परिवर्तन मंडल। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्षोभ मंडल का अन्य नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों को परिवर्तन मंडल पर टिक करना है। सारे ही 1 डे एग्जाम हो उसमें ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि क्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या है। तो क्या नाम है, परिवर्तन मंडल। नामकरण किसने किया है, क्षोभ मंडल का। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक बार बीपीएससी में शायद पूछा गया था कि टिजरैस डी बोर्ड के द्वारा नामकरण किया गया है क्षोभ मंडल का। क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी की क्या है, सबसे निचली परत है। इस बात को याद रखना है आप लोगों को। अगर कोई पूछे कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो है 13 किलोमीटर, ठीक है, जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है। अच्छा एक बात बताइए कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है, मुझे इसका आंसर चाहिए कि क्यों क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, पता है, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही सारी मौसमी गतिविधियां जो होती हैं वो किसकी वजह से होती है, क्षोभ मंडल की वजह से होती है। यानी कि क्षोभ मंडल ही वह मंडल है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है। तो जो ऋतुएं हैं यानी जो मौसम है, जो वेदर है, वो हमारे चेंज को बताता है, ठीक है। चेंज यानी परिवर्तन को बताता है। इसी वजह से क्षोभ मंडल को यानी ट्रोपोस्फियर को परिवर्तन मंडल कहा जाता है। मेन रीज़न आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रटा रटा है कि परिवर्तन मंडल कहते हैं कहते हैं कहते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न नहीं पता है। रीज़न पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिनकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर मानी जाती है। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। विषुवत रेखीय प्रदेश में क्षोभ मंडल की ऊंचाई जहां लगभग 14 से 18 किलोमीटर है, वहीं ध्रुवों पर अगर आप जाते हैं तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 3 से लेकर 10 किलोमीटर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विषुवत रेखीय मतलब जो विषुवत रेखा है उससे अगर आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई में क्या आती है, कमी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ऐसे बना दिया जाता है क्वेश्चन। आगे देखिए, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं क्यों, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक जबकि शीत ऋतु में अपेक्षाकृत कम होती है, अर्थात इसकी ऊंचाई विभिन्न ऋतुओं में परिवर्तित होते रहती है। देखिए एक बात याद रखिए, जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो सिकुड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम ठंडी में बॉडी लोशन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो हमारी स्किन है वो ड्राई होते होते क्या होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। तो इसी वजह से ऐसा सेम टू सेम क्षोभ मंडल के भी साथ होता है कि जब ठंडी का टाइम आता है तो क्षोभ मंडल की जो बेसिकली ऊंचाई होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
अब आगे देखिए, वायुमंडल यानी शोभ मंडल में सूर्य से आने वाली जो लघु सौरिक विकिरण है यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन है, उससे गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके लिए वायुमंडल पारदर्शी होता है, वहीं धरातल से टकराव उपरांत इनका परावर्तन दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में होता है, जिसके लिए वायुमंडल पूर्णतः पारदर्शी नहीं होता एवं इनका अवशोषण करता है। अब देखिए आगे कि हमें पता है कि वायुमंडल का जो निचला भाग है वो सघन होता है, डेंस होता है, जबकि ऊपरी भाग क्या होता है, विरल होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का जो ये वाला उसके पास का जो भाग है, वहाँ जो गैसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी में होती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ऊंचाई की ओर जाएंगे तो ये क्या होने लगता है, इसकी जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है, गैसों की डेंसिटी, ठीक है। तो यही चीज़ें यहीं पर लिखी हुई है। अब आगे देखिए, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर जाने पर सघनता में क्रमिक रूप से कमी आती है। ऐसी दशा में जो लो वेव रेडिएशन होता है उसका अवशोषण जो है वो वायुमंडल के निचले से ऊपर की ओर गर्म होता है, तथा ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में क्या होने लगता है, कमी होने लगता है। तापमान में कमी का औसत दर जो है वो 165 मीटर है। 165 मीटर अगर आप जाएंगे तो उस पे 1 सेंटीग्रेड तापमान जो है वो क्या होता है, कम होता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई तय कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हुआ है, ठीक है, जिसे आप सामान्य तापमान या फिर पतन दर कहते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए, एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो क्षोभ मंडल है ना, वहाँ मौसमी क्रियाएं ज़्यादा होती है। इस वजह से वहाँ पर क्या होता है ना कि वायुयान आप उड़ा नहीं सकते। यानी आप लोगों को पता है कि जो वायुयान चलता है वो क्षोभ मंडल में नहीं चलता, वो समताप मंडल में चलता है। क्यों नहीं चलता है क्षोभ मंडल में? क्योंकि क्षोभ मंडल में बारिश का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, बिजली चमक सकती है, ठीक है। तो ये जो लाइटनिंग है वो सब बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से जो वायुयान का उड़ान होता है वो समताप मंडल में होता है। आगे देखिए, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर मोटी एक संक्रमण पर होती है, जिसे आप क्षोभ सीमा कहते हैं, जिसे आप बोलते हैं ट्रोपोपॉज। इसके निचले भागों में जेट पवनें अथवा जेट धाराएं क्या होती है, प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ लिखा है, ध्यातव्य है कि ट्रोपोपॉज के जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान जो है वो एक समान बना रहता है। अर्थात इस परत में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। सेम टू सेम ये स्टेटमेंट एक क्वेश्चन मतलब एक एग्जाम में आया था, सेम यही स्टेटमेंट था और उसमें था कि ये सही है या गलत है। तो आप लोगों को पता है कि ट्रोपोपॉज एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा स्थान है जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है। अब थोड़ा हम लोग समताप मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस मंडल में प्रारंभिक 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। साथ ही साथ इस मंडल में ओजोन गैसें परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसी वजह से इसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, ठीक है। तो परतों के रूप में उपस्थित ओजोन गैसें जो हैं वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। फलतः इस मंडल के तापमान में वृद्धि होता है। चूंकि इस मंडल के ऊपरी भागों के द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण अधिक मात्रा में होता है और नीचे की ओर उठने पर अवशोषण की मात्रा में क्या होती है, कमी आती है, जिससे कि तापमान में भी कमी आती है। यही रीज़न है कि इस मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर में वृद्धि होता है। फिर ये सेम चीज़ मैंने बताया कि समताप मंडल जो है वो मौसमी घटनाओं से मुक्त होने के कारण यहाँ पर वायुयान चालकों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म जो है वो उपलब्ध कराता है। लेकिन कभी कभी यहाँ निचले बादों में सिरस बादल बनते हैं, जिसे कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या फिर नेक्रियाज बादल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नेक्रियाज बादल किसे कहते हैं। देखो यहाँ पर ओजोन गैस की जो सांद्रता है वो सबसे ज़्यादा होती है, इस कारण से इसे ओजोन मंडल कहते हैं। आगे देखिए, समताप मंडल एवं मध्य मंडल के बीच में एक संक्रमण परत होती है, जिसे आप समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, जहाँ का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
ये मध्य मंडल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मध्य मंडल में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होता है, ठीक है? इसीलिए बर्फ़ के जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो मध्य मंडल में ही मौजूद होते हैं। देखिए लिखा है मध्य मंडल का जो विस्तार है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है, जिसमें जो ऊँचाई है, ऊँचाई में वृद्धि के साथ-साथ क्या होता है, तापमान में कमी आती है। क्यों? क्योंकि इसमें ओज़ोन गैसों की अनुपस्थिति पाई जाती है। ध्यातव्य है कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर अर्थात मध्य मंडल के सर्वोच्च भाग का जो तापमान होता है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब सोचिए कि ये कितना ठंडा एरिया है। फिर बस तापमंडल जो है थर्मोस्फियर, उसके दो भाग हैं। एक भाग आयन मंडल कहलाता है और दूसरा भाग बहिर्मंडल कहलाता है। बहिर्मंडल वह भाग होता है थर्मोस्फियर का जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा सैटेलाइट स्थापित किया जाता है ISRO के द्वारा, यही किया जाता है। या फिर मान लीजिए किसी भी जैसे मान लीजिए नासा हो गया, ठीक है, जाक्सा हो गया, सब लोग कहाँ पर करते हैं सैटेलाइट को स्थापित? थर्मोस्फियर के बहिर्मंडल में करते हैं। और जो आयन मंडल है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, मेनली इसमें आयन मंडल में आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि बहुत सी जैसे उल्का पिंड हो गए या फिर रेडियो वेव्स हो गया, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, आयन मंडल। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि धरातल से प्रेषित रेडियो तरंगों का आयन मंडल से परावर्तन हो जाता है, जिससे कि रेडियो आदि का संचालन संभव होता है। ये लाइन आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।